नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून और रुद्रपुर में हुए विरोध प्रदर्शन की खबरों के साथ। डीजीपी और सरकार के प्रवक्ता की अपील के बावजूद आज पुलिस जवानों के परिजनों ने ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, पुलिस के जवान बहुत दिनों से ग्रेड पे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब ये मामला सड़कों पर पहुंच चुका है। हालांकि सरकार ने इस मामले में बाद से मामला सुलझाने की बात कही थी और कई बैठकें भी अब तक हो चुकी हैं, लेकिन मामला सुलझा नहीं और डीजीपी की अपील के बावजूद बड़ी संख्या में पुलिस बलों के जो परिजन हैं वो सड़कों पर नजर आए। साल की नौकरी के बाद पुलिस के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का ग्रेड पे बढ़ना है। 1996 के सभी जवानों को 4600 का ग्रेड पे मिला है, लेकिन 2001 और 2002 के जवानों को प्रमोशन के पद खाली न होने के कारण बढ़े ग्रेड पे का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जबकि 2017 में 7वें पे कमीशन के लागू होने के बाद राज्य सरकार ने बढ़े हुए ग्रेड पे को देने की व्यवस्था खत्म कर दी है। अब जवानों ने बढ़े ग्रेड पे की मांग की है और इसके समर्थन में पुलिस परिवारों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को सचिवालय संघ ने भी समर्थन दिया है। ये हमारा हक है, ये कोई नाजायज मांग नहीं है, जायज मांग है। ये हमेशा से मिलता रहा है और अभी नहीं मिला है। हमारे ना पदोन्नति होती है तो कम से कम ये तो मिलना चाहिए। आजकल की महंगाई है, हमारे बच्चे हैं, माँ बाप है, सब चीज है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लगाइए आप, इतनी तनख्वाह में क्या होता है किसका। और ये हमारा हक है, इसमें हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे। ये हक है, हमें हमारा हक चाहिए। 4600 चाहिए तो चाहिए। 16 साल में जो है पुलिस को ये ग्रेड पे मिलना था, तो जो मौजूदा सरकार थी उस समय उन्होंने कहा कि ये जो है 20 साल में मिलेगा, ग्रेड पे जो है ये 20 साल में मिलेगा। तो अब 20 साल हो गए तो कहाँ है। और पुलिस की जो 24 घंटे की ड्यूटी होती है उसके बाद उनको अपने हक के लिए इस तरह से सड़क पे आना पड़ता है, वो अधिकारी नहीं देख रहे हैं। पुलिस परिवारों के इस प्रदर्शन को सचिवालय संघ ने भी समर्थन दिया है और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। उत्तराखंड जनरल ओबीसी एसोसिएशन इसका समर्थन करती है क्योंकि ये स्टेट के सभी एम्प्लॉय से ताल्लुक रखता है और इसी कड़ी में हम लोग यहाँ आए थे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार या हमारे जो भी इस मंत्रिमंडल की उप समिति है वो इस पर पुनर्विचार करेगी, इस पर विचार करेगी। इसमें जो पुलिस परिवार के लोग हैं इनके द्वारा 46वां ग्रेड पे दिए जाने की मांग की गई है। तो चूंकि इसमें शासन स्तर पर विचार चल रहा है तो इस ज्ञापन को उचित कार्रवाई है तो सक्षम स्तर पर पहुँचा दिया जाएगा। सरकार ने इस मुद्दे पर एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है जो 27 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और ये हंगामा कांग्रेस को रास आ रहा है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे को लेकर कहा कि वो पुलिसकर्मियों के साथ खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों की ओर से प्रदर्शन करना एक कष्टपूर्ण निर्णय है। पुलिस एक अनुशासित बल है, लेकिन एक तथ्य सत्तारूढ़ दल के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप पुलिस को कुछ दे नहीं सकते तो जो कुछ उन्हें मिला है कम से कम वो न छीने। खबर देहरादून से। 27 जुलाई से प्रदेशवासियों को बिजली के संकट से भी जूझना पड़ सकता है। दरअसल अपनी 14 मांगों को लेकर ऊर्जा विभाग के कर्मचारी 27 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। कर्मचारियों ने सरकार और विभागीय अधिकारियों पर आरोप लगाया कि बीते 4 सालों से उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। जब भी बिजली कर्मचारी आंदोलन करते हैं तो उन्हें भरोसा दिया जाता है, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं होती। उसे पूरा करने में कोई गंभीरता भी नहीं दिखाई जाती, जिसकी वजह से अब कर्मचारियों को हड़ताल का रुख करना पड़ रहा है। देखिए, कल हमारे ऊर्जा के तीनों निगमों के सभी अधिकारी, कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और सेल्फ हेल्प के ग्रुप के कर्मचारी प्रदेश के कोने कोने से उज्ज्वल मुख्यालय पर इकट्ठा होंगे और प्रातः 10 बजे से 3 बजे तक उज्ज्वल मुख्यालय पर हमारा सत्याग्रह का कार्यक्रम है। उसके बाद हम वहाँ से इकट्ठा होकर रैली और विशाल जुलूस के रूप में ऊर्जा निगम मुख्यालय तक जाएंगे और वहाँ पर एक सभा करेंगे। सभा के बाद भी अगर सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो हमें हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो देखना होगा कि सरकार और उनके बीच बातचीत बनती है या नहीं बनती है। इधर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इस बार उत्तराखंड सरकार ने सावन की कांवड़ यात्रा रद्द कर दी और इस दौरान दूसरे प्रदेशों से आने वाले कांवड़ियों को हरिद्वार में आने से रोका जा रहा है। हालांकि कुछ लापरवाह कांवड़िये हरिद्वार से कांवड़ ले जाने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और पुलिस प्रशासन को चुनौती भी दे रहे हैं। हरिद्वार के हड़की पैरी पर
हरियाणा से पहुंचे कुछ लोगों का दल और उन्होंने कहा कि वो हर साल यहां पर आते हैं कांवड़ लेकर, इस बार भी जरूर यहां से गंगा जल लेकर जाएंगे, उन्हें कहीं किसी का डर नहीं है। उनका ये भी कहना है कि हरिद्वार से गंगा जल ले जाने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता, तो खुली चुनौती। जो ये अफवाह फैल रही है कि भाई लॉकडाउन है, यहाँ पर दिख तो नहीं रहा लॉकडाउन। अगर कोई कोरोना होता तो अब तक का लग चुका होता। इसका क्या कोई टूल है? अगर भाई टूल करता तब कोरोना आता। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अफवाह फैला रखी है, चाहे सरकार ला ले, मीडिया ला ले, आम जनता ला ले अफवाह। भाई कोई लॉकडाउन नहीं है, कावड़ लेने आए हैं और कावड़ लेके जाएंगे पैदल। बोल रहे हैं कि भाई 14 दिन की जेल है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 14 साल रख लियो, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। मैंने ये सोचा है कि कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, हमें जेल हो या कुछ भी हो, हमें बस कावड़ लेकर ही जानी है। हमें भगवान पर भरोसा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा हमारे साथ। क्यों हम 5 कोरोना का, मेरी बात सोचो, अगर कोरोना होता तो हम 5 दिन से हैं यहाँ, हमें लग जाता। हम ना कोई मास्क लगा रहा है या चुगरे के शासन प्रशासन कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है। तो सुना आपने, एक तरफ सरकार कह रही है कि कांवड़ यात्रा रद्द, दूसरी तरफ डीजीपी कह रहे हैं कि किसी को आने नहीं देंगे, तीसरी तरफ ये लोग जो कह रहे हैं कि कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, कोई रोक नहीं है। रोक की बात अफवाह है। कोरोना को लेकर इस बार प्रदेश में कांवड़ मेले पर रोक है। हरिद्वार में कांवड़ियों के भेष में घूम रहे 14 लोगों पर केस हुआ और उन्हें प्रेमनगर आश्रम में क्वारंटीन कर दिया गया। साथ ही कांवड़ से जुड़े सामान बेचने के आरोप में 2 लोगों पर भी कार्रवाई हुई है। कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद प्रशासन लगातार सतर्कता बरतने की कोशिश में नजर आ रहा है, कार्रवाई भी की जा रही है। दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश हमने संदेश भिजवाए थे, इसके बावजूद भी आज हर की पैड़ी पे कुछ लोगों के द्वारा नियम तोड़ने का प्रयास किया गया। ये 14 व्यक्ति थे जो कि कांवड़ की वेशभूषा में थे और नारे लगा रहे थे, जिनको हमारे द्वारा पकड़ा गया है। पकड़ के इनके विरुद्ध आपदा अधिनियम और के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। और चूंकि इस बार एक नियम निर्धारित हुआ है कि जो लोग भी कांवड़ लेने आएंगे उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, इसके दृष्टिगत इन 14 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है। तो कार्रवाई तो की गई, लेकिन कार्रवाई इतने कम मात्रा में की गई है कि उसका असर देखने को कुछ खास मिला नहीं। कांवड़ यात्रा को स्थगित करने के बाद रुड़की में नारसन बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई, जिससे कोई भी कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में प्रवेश न कर सके। कांवड़ियों का हरिद्वार में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस ने साफ कहा कि कोई भी कांवड़ यात्री नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो सवाल यह भी है कि जब सीमा पर इतनी चौकसी है तो इतनी बड़ी संख्या में आज लोग हरिद्वार पहुंच कैसे गए। इधर अल्मोड़ा से खबर, जहां जिले के पुनवानोला लीसा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। हालांकि पूरी घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन आग कैसे लगी अभी इस बात का पता लगाया जा रहा है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब आग लग गई थी फैक्ट्री में। काफी देर बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। उसकी बड़ी वजह ये कि यहाँ आसपास कोई फायर ब्रिगेड का दफ्तर नहीं है। गाड़ी को पहुंचने में काफी टाइम लग गया और जब भी टैंकर खाली होता था तो उसे पानी लेने के लिए वापस अल्मोड़ा सिटी जाना पड़ता था, जिसकी वजह से काफी टाइम लग गया इस आग पर काबू पाने में और नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। और अब खबर देहरादून से, जहां पर थानो रोड पर एक कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पूरा मामला डोईवाला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पेड़ से टकराने की वजह से ये एक्सीडेंट, 2 लोगों की मौत। इस एक्सीडेंट में 4 लोग जख्मी हुए हैं। जाहिर सी बात है, पहली नजर में ऐसा लगता है कि कार का संतुलन बिगड़ गया होगा या फिर उसकी रफ्तार रही होगी ज्यादा, जिसकी वजह से यह हादसा। इधर देहरादून में कर्मकार कल्याण बोर्ड में झगड़े को लेकर मंत्री हरक सिंह रावत ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर अध्यक्ष इतने ही काबिल हैं तो उन्हें ही श्रम मंत्री की शपथ दिला दी जाए। वे श्रम विभाग छोड़ने को तैयार हैं। 300 करोड़ से अधिक बजट वाला कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम मंत्रालय के अधीन आता है। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत इस बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन 2020 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने हरक को अध्यक्ष पद से हटाकर अपने करीबी दायित्वधारी शमशेर सिंह सत्याल को ये कुर्सी सौंप दी थी।
तब से अध्यक्ष और श्रम मंत्री के बीच विवाद बना हुआ है। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। हरक सिंह रावत का कहना है कि उन्होंने पहले के मुख्यमंत्रियों को भी बोला था और नए सीएम पुष्कर धामी को भी स्पष्ट कह दिया है कि बोर्ड से सत्याल को हटाया जाए, वरना सत्याल को ही श्रम मंत्री की शपथ दिला दी जाए। मैंने अभी मुख्यमंत्री से परसों मिलकर कह दिया कि भाई मैंने तो त्रिवेंद्र राव से भी कहा था, मैंने तीरथ राव से भी कहा था कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये व्यक्ति बहुत होशियार है श्रम विभाग को, तो इसको मंत्री की शपथ दिला दो या इसको मुझे हटा दो, श्रम विभाग मेरे पास है। हरक हर चौखट पर ताल ठोक आए हैं, लेकिन दायित्वधारी सत्याल हरक के विरोध के बावजूद हरक के ही मंत्रालय के अधीन कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर जमे हुए हैं। विपक्ष अब जले पर नमक छिड़क रहा है। कांग्रेस का कहना है कि हरक जब से बीजेपी में गए, बीजेपी ने उन्हें इज्जत नहीं दी, क्योंकि कांग्रेस में तो हमेशा उन्होंने आनंद लिया, महत्वपूर्ण पदों पर हो रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी में आप देख रहे शुरू से देख लीजिए ना, हर मामले में उनकी कदम कदम पर उनकी बेइज्जती भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपमानित करने का काम जरूर किया है। श्रमिकों के कल्याण के लिए बना कर्मकार कल्याण बोर्ड पिछले 1 साल से सियासी फुटबॉल का मैदान बना हुआ है। इस बीच 2 सीएम बदल दिए गए, तीसरे भी आ गए, लेकिन बोर्ड का विवाद खत्म नहीं हो पाया। इन सबके बीच जिनके कल्याण के नाम पर ये बोर्ड बना, वो श्रमिक आज भी अपनी समस्याओं को लेकर दर-दर भटक रहे हैं। देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज खटीमा दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना और इस मौके पर उनके साथ मंत्री यतीश्वरानंद भी मौजूद थे। साथ ही किच्छा चंपावत और नानक मत्ता के विधायकों ने भी सीएम के साथ मन की बात सुनी। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास का एक बड़ा मंत्र छिपा होता है। और इसी दौरान न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना और पलायन रोकना, इसी पर उनका सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। न्यूज 18 पहुंचा है इस वक्त सीएम के जो आवास पुष्कर धामी जी का है नगरा में, और हम यहां पर आए हैं। सर, आज आपने यहां पर एक रात गुजारी है परिवार के साथ में, पहला अनुभव सीएम बनने के साथ, क्या कहते हैं? नहीं, पहले जैसा ही है, पहले भी लोगों से मिलता था, लेकिन अब थोड़ा जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और देर रात को आया। सुबह से ही सब लोग मिलने जुलने वाले दूर दराज के थे, उनसे मुलाकात करी है। अभी मुलाकात का दौर चल रहा है। लगातार जो लोगों की समस्याएं हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं, वो विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही हैं, कुछ आवेदन पत्रों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से। हमारा प्रयास है कि उन सबको एक अलग से मॉनिटर करने के लिए अधिकारियों की हमने नियुक्ति करी है, तो उसको देहरादून जाकर उस पर हम कार्रवाई। खटीमा को लेकर भी आपने महत्वपूर्ण घोषणाएं करी हैं, नानक मत्ता को तहसील बनाने की भी घोषणा करी है, किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, यहाँ पर इन सब तहसील की और विकास की जो भी मैंने घोषणाएं करी हैं, इसकी नितांत आवश्यकता थी, इसलिए मैंने घोषणा। बॉर्डर से लगावा से 3 किलोमीटर में आपका आवास है, सीमांत के इस गांव से आप निकले हैं, विधायक से सीएम तक पहुंचे हैं, तो क्या कहते हैं इसको लेकर आगे किस तरीके से पहाड़ से मैदान तक का? हमारे जितने भी उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र हैं, वहाँ पर अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे हम उनको अपने मुख्य एजेंडे में लाएंगे और हमारा सबसे पहला जो सरकार का और मेरा स्वयं का जो एजेंडा है कि हम पलायन को रोकेंगे। उसके लिए स्वरोजगार या रोजगार उनसे जोड़ने के लिए हमारे नौजवान युवाओं को आगे जो योजना होगी उसको करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि युवाओं को जो रोजगार के जोड़ने के साथ सीमांत से लगे हुए जो पलायन करते हुए गाँव है, वहाँ पर भी रोजगार देने के लिए हम लोग पहल करेंगे। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18 खटीमा। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा चेहरा और प्रचार समिति अध्यक्ष पूर्व सीएम हरीश रावत बने हैं। वहीं 2017 चुनाव में पूर्व सीएम हरीश रावत को किच्छा विधानसभा में हराने वाले विधायक राजेश शुक्ला ने फिर से रावत को किच्छा से चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में नहीं जीत पाएगी और एक बार फिर उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये कहना है कि हरीश रावत जी को अगर कांग्रेस 2022 का अपना चेहरा बना रही है, इसका मतलब कांग्रेस के पास नेतृत्व का अकाल है और संगठन उनका बहुत कमज़ोर है, उनके पास लीडरशिप नहीं है।
हरीश रावत जी पहले पूरे प्रदेश छोड़िए, 2 जगह हारे, मुझसे हारे और यतीश जी से हारे जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं। हम तो कहते हैं पहले इन्हीं दोनों सीटों में जीत दिखा दें, तब हम मान लेंगे कि उत्तराखंड में उनकी सरकार आ सकती है। मैं चुनौती देता हूं कि हरीश रावत जी की इच्छा से और हरिद्वार ग्रामीण से एक बार लड़ करके हमें हरा लें, पुष्करधामी तो बात की बात है। सोमवार को यानी कि कल कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह नेता प्रतिपक्ष का पद संभालने वाले हैं। प्रीतम सिंह कल सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे। इंदिरा हृदय के निधन के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो गया था। यह पद 13 जून से खाली था। प्रीतम सिंह अभी तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और अब वो नेता प्रतिपक्ष के पद पर होंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। खबर कोटद्वार से, जहां पहाड़ों पर घूमने आ रहे सैलानी लैंडस्लाइड वाले इलाकों में भी अटखेलियां करने से नहीं चूक रहे हैं। बारिश की वजह से इन दोनों कोटद्वार से लैंसडाउन के बीच बरसाती झरना बना हुआ है, जिसमें फोटो और सेल्फी लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर बड़े बड़े पत्थरों पर चढ़कर फोटो लेते ये लोग नजर आ जाएंगे आपको। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं। पिछले साल इसी जगह पर बारिश की वजह से अचानक तेज पानी आ गया था। 3 लोगों की मौत हो गई थी। बावजूद इसके लोग हादसे को न्योता देते दिख रहे हैं। खतरे को देखते हुए पुलिस ने कई बार यहाँ पर लोगों को हटाया, समझाया जा रहा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। झरने के सामने जबरन फोटो लेने की कोशिश में लोग दिख रहे हैं। कई लोगों के चालान भी यहाँ पर काटे गए। हमने 2 अधिकारी मौजूद कर दिए हैं और अनाउंसमेंट के लिए नेगी जी जो SSI हैं वो गए हुए हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। अभी देखो जो कार्रवाई होगी आपको शाम को बताई जाएगी कि कितने लोगों के चालान हुए हैं। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।